ओके जी। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इधर जो लास्ट अभी तक हमने हाइपरप्लेजिया के हवाले से बात की थी, किसी को कोई चीज जो समझ में ना आई हो हैंड रेज करें, अगर सबको समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एट्रोफी। अच्छा, एट्रोफी के हवाले से हमेशा याद रखिएगा, ट्रॉफी जैसे हमने कहा था साइज ऑफ सेल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रॉफी, ठीक है। ए का मतलब है नो, तो नो का मतलब क्या हुआ, नो, नो तो नो साइज ऑफ सेल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एट्रोफी का जो हमने एक जो मीनिंग निकाली है वो ये निकाली है कि जो सेल्स हैं जो अपनी नॉर्मल साइज से छोटे या श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो एट्रोफी इज श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल बाय द लॉस ऑफ द सेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। उसके नतीजे में जो है ये एट्रोफी होती है। अच्छा, कॉजेज ऑफ एट्रोफी जो है वो काफी सारी हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और काफी थोड़ा सा लंबा भी चलेगा। तो कॉजेज ऑफ एट्रोफी इंक्लूड डिक्रीज वर्कलोड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डिक्रीज वर्कलोड है उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक एट्रोफी ऐसे लोगों को हो जाती है जिनका फ्रैक्चर हुआ था और उनको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट दे दिया। जैसे पुराने जमाने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो एक लंबा बड़ा सारा प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था पेशेंट को, और पेशेंट को जो है वो 5-5, 6-6 महीने के लिए जो है वो बेड रेस्ट पे रखा जाता था। तो जब वो प्लास्टर उतरता था तो ऊपर से प्रेशर होने की वजह से और दूसरा डिसयूज होने की वजह से लिम जो है वो, जो खुली जो लिम होती थी उसके मुकाबले में छोटी हो जाती थी। अब वो जो छोटी हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी, डिसयूज की वजह से हो रही थी। तो बाद में वो पेशेंट को जो है वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में मजीद 6 महीने लग जाते थे, ठीक है। तो एक वो तरीका था जिसके नतीजे में जो है वो पेशेंट को ठीक कर दिया जाता था, लेकिन ये कि वर्कलोड की कमी के नतीजे में चूंकि क्या होता है कि सेल के जो अपने जो साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनील्स हैं वो जब जरूरत नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी के थ्रू जो है वो कम हो जाते हैं। जब ऑर्गेनील्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जब वो प्रोटोप्लाज्मिक मास डिक्रीज होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास जो है वो जो 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 साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उनका नंबर गिर जाता है। अब ऑल टुगेदर ये तमाम चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स व्हाट, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है लॉस ऑफ इनर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्वेशन? द नर्व सप्लाई। कोई भी ऑर्गन, अगर आप देखें सर से लेके पैर तक, हमारा जो तमाम जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है सीएनएस की कमांड के ऊपर, और सीएनएस की कमांड जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू आती है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो नर्वस सप्लाई के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम उर्फे आम में पैरालिसिस भी कहते हैं, वो हो जाता है। वो किस तरह होता है कि ब्रेन के अंदर किसी किस्म की कोई डैमेज होती है, उस ब्रेन डैमेज के नतीजे में जो नर्व सप्लाई है जिस भी पार्ट पे जा रही है और जिस एरिया में बॉडी के जिस पार्ट की जो कंट्रोल मैकेनिज्म में डैमेज हुई है ब्रेन में, उसके नतीजे में वो जो पार्ट है वो वर्क करना बंद कर देता है, तो वहां पे पैरालिसिस हो जाती है। अब वो जो पैरालिसिस हो गई, से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की, तो उसको क्या हुआ, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई हुई। तो दिस लॉस ऑफ नर्व सप्लाई इज आल्सो नोन एज लॉस ऑफ इनर्वेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई प्रोलॉन्ग पैरालिसिस का पेशेंट है तो आप नोट करिएगा। हमारे घर में एक खातून थी, हमने उनका नोट किया था कि वो जो बहुत प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे रही थी, उनको पैरालिसिस हो गया था। तो नेट रिजल्ट क्या निकला था, उसकी वजह से उनके बाजू भी बहुत छोटे छोटे पतले पतले से हो गए थे, और उसी तरह से उनकी जो है वो पूरी बॉडी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गई थी जहां जहां पैरालाइज हुआ था, और इसी तरह से लिम्स भी पैरालाइज होना शुरू हो गए थे। पैरालाइज तो हुए हुए थे लेकिन श्रिंक होना शुरू हो गए थे। सो बेसिकली ये जो है वो लॉस ऑफ इनर्वेशन के नतीजे में, ऑब्वियसली क्योंकि यूज नहीं हो रहा, अगेन वही वाली बात है कि लॉस ऑफ मतलब जो डिसयूज हो रहा है, उस डिसयूज के नतीजे में जो है वो क्योंकि हिल ही नहीं रहा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो ऑर्गेनील्स की जरूरत नहीं है, जब ऑर्गेनील्स की जरूरत नहीं है तो वो कम हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे तो साइज भी कम हो जाएगा सेल का।
डिमिनिश ब्लड सप्लाई, अगेन जिस तरह से हमारे सेल्स जो हैं वो नर्व सप्लाई के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल इसी तरह से ब्लड सप्लाई के बगैर भी नहीं रह सकते। किसी भी एरिया में अगर ब्लड सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लो होना शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में जो ऑर्गन है उसकी भी जो साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सेल्स अपने आप को जितनी अवेलेबल सप्लाई है उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ला रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो एटीपी बन रहा है और उस एटीपी के नतीजे में हमारा सेल जो है वो काम कर रहा है। अब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हल्की ही चल रही है तो क्या होगा कि जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल इजीली हो रही है सेल अडेप्ट कर जाएगा कि उतनी ही जो ऑक्सीजन है जितनी अवेलेबल हो रही है उतनी ही एक्टिविटी की जाए। अब उतनी ही एक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स कम हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स कम होंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो होंगे तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि सेल जो है उसकी साइज जो है वो खुद ही से श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक मास शेड आउट कर दिया जाएगा, सेल की साइज छोटी हो जाएगी, ऑल टुगेदर पूरे ऑर्गन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि ऑर्गन जो है वो एट्रोफाइड हो जाएगा। इस्कीमिया की कंडीशन के अंदर ऐसा हो सकता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम कहते हैं ओवर ईटिंग के नतीजे में बंदा मोटा हो जाता है। अगर तो अंडर ईटिंग हो रही है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बंदा सूख जाएगा। ठीक है जी, तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली पेशेंट मतलब बॉडी के क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही ना तो ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। तो अब जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, अगेन वही वाली कहानी कि भाई जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो जितनी अवेलेबल न्यूट्रिशन है उसके मुताबिक सेल अपने आप को एडजस्ट करेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें जो जरूरत पड़ रही है उनको कम करता चला जाएगा, कम करेगा तो उसके नतीजे में सेल की साइज कम होगी, इन द लॉन्ग रन ऑर्गन की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर सेल डिपेंड कर रहा है वो है एंडोक्राइन सप्लाई। ठीक है जी, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो जो हार्मोन्स होते हैं सेल्स उनके ऊपर बेस कर रहे होते हैं टू सो मच एक्सटेंड कि आपको बताऊं मैं कि कैंसर्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सपोर्ट के ऊपर होते हैं। तो अगर वो हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं बॉडी में तो कैंसर की साइज रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब हार्मोनल सप्लाई इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर द सेल्स। तो इसी तरह से जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे एंडोक्राइन सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, लाइक योर जो सबसे कॉमन एग्जांपल ली जा सकती है वो है गोनैड्स। गोनैड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं। एक टाइम आता है जब एजिंग का प्रोसेस होता है, तो उस एजिंग के प्रोसेस में हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम होती है और उसके नतीजे में आपके जो गोनैड्स हैं वो साइज में डिक्रीज हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो फिजियोलॉजिकल हो गया एट्रोफी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसी डैमेज हुई है या वो हार्मोन्स जो कि आपके गोनैड्स को वर्क करवा रहे थे, वो ऑर्गन जहां से वो हार्मोन रिलीज हो रहा था वो ऑर्गन किसी भी वजह से रिमूव कर दिया गया, तो हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि गोनैड्स अगर तो पहले से बने हुए हैं तो सूख जाएंगे और अगर नहीं बनने थे ग्रोथ ही नहीं होगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। एग्जाम्पल इसकी हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल है इनकी पिट्यूटरी का रिमूवल। पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्यूमर हो गया, ट्यूमर होने के नतीजे में पहले जो है वो हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ गई, अब लेकिन उसकी वजह से जो है बाकी की जो बॉडी फंक्शंस है वो खराब हो रहे हैं, तो आपने क्या किया जी कि सर्जरी करके पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव कर दिया। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली उस पिट्यूटरी ग्लैंड से 10 से 12 हार्मोन्स निकलते हैं, वो जिन जिन ऑर्गन्स को जाके सप्लाई करते हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो है वहां पे उनकी एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है। इसके बाद आ जाते हैं एजिंग। अच्छा, एजिंग मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि उम्मुल अमराज कहलाता है, यानी बहुत सारी बीमारियों की माँ एजिंग को कहा जाता है। एजिंग का मतलब ये है कि आपके ऊपर बुढ़ापा तारी हो रहा है। तो इंडिविजुअली एजिंग एक ऐसी चीज है कि वो ये तमाम चीजों को सबको इंक्लूड कर लेती है, उसमें वर्कलोड भी आ जाता है, इनर्वेशन डिमिनिश भी आ जाती है, ब्लड सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो जाता है, न्यूट्रिशन का भी मसला हो जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी जो चूंकि चल फिर नहीं रहा होता है
क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है, कोई ना कोई बीमारी हुई भी होती है, उसकी वजह से वो खाना कम खा रहा होता है क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही होती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है, एजिंग में वैसे ही एंडोक्राइन सिक्रीशंस जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ऑल टुगेदर पांचों जो मैकेनिज्म है वो सारे एक साथ काम करते हैं और एजिंग के नतीजे में आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं साइज के अंदर, और इसके नतीजे में जो एट्रोफी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेनाइल एट्रोफी। जो एग्जाम्पल है इसमें आपके पास, ये देखिए, ये एक नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है जी। हमने जो ये जो पिक्चर हमें मिली है ये बेसिकली सेनाइल एट्रोफी की पिक्चर है। अगर आप इसमें देखें कि ये ब्रेन का सब्सटेंस अच्छा खासा है, ये इसके ऊपर मेनिंजियल कवरिंग हुई हुई है और यहाँ पे मेनिंजियल कवरिंग को रिमूव करके ब्रेन टिश्यू को दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें ये जितने भी उभार हैं इनको सल्काए कहते हैं, ये जो डिप्रेशन आए हुए हैं इनको गायराए कहते हैं, ठीक है। सल्काए बहुत वेल डेवलप्ड हैं जिसके नतीजे में गायराए आपको कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आप सामने इस वाली पिक्चर को आप और से देखें तो क्या हो रहा है कि इसमें सल्काए कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, गायराए डीप हो गए हैं और चौड़े हो गए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर जो ब्रेन सब्सटेंस है जो कि सल्कस के अंदर मौजूद था, यानी आपके जो न्यूरोनल सेल्स जो मौजूद थे वो कम हो गए हैं साइज में, जिसके नतीजे में आपका जो ब्रेन टिश्यू है वो रिग्रेस कर गया है और यहाँ पे जो डिप्रेशंस हैं वो गहरे हो गए और चौड़े हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई, अगर समझ में आ गई तो हैंड रेज कीजिए, और नहीं तो इस टाइम पे आप सवाल पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके सवाल पूछ लीजिए। एनीबॉडी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, समझ आ गया है तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके, कोई सवाल नहीं है, ठीक है जी। चलें, अब हम वापस आ जाते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। दिस प्रोसेस, दिस इज मेटाप्लेजिया, ठीक है जी। मेटाप्लेजिया का जो नाम है बेसिकली इट टेल्स अस के जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप टू अनदर एडल्ट सेल टाइप, ठीक है। ये जैसे हमने हाइपरप्लेजिया के हवाले से बात की थी, सऊद नसीम आपको कोई सवाल पूछना है? सऊद नसीम? नो मैम। ठीक है, ओके। हैंड रेस किया हुआ था, मैं समझी आपको कोई सवाल पूछना, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेटाप्लेजिया के हवाले से। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप टू अनदर एडल्ट सेल टाइप। मेटाप्लेजिया अगर परसिस्ट करता है तो इट में कंटिन्यू टू कैंसर फॉर्मेशन। अच्छा, मेटाप्लेजिया में आपके पास जो 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 कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपके पास आ रही हैं उसमें एक है कि जो हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगली जो पिक्चर है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो यूजुअली क्या है, ये अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि जो नॉर्मल जो आपके पास जो एपिथेलियम है, बल्कि एक काम करते हैं ना, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपसे और फिर इसको हम वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर होगी तो बता दें मुझे, हैंड रेस कीजिए। यस मैम। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है वो क्या है, नॉर्मल। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है जी। ये आपकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, अगर तो आप हैबिचुअल स्मोकर हैं और कंटिन्यूअसली आप स्मोक कर रहे हैं तो ये जो सिंपल जो एपिथेलियम है, सबसे पहले क्या होता है, अच्छा इसकी आप शेप देख लीजिए, ये इस तरह का होता है, ठीक है जी। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये इधर न्यूक्लियस है, ये इधर न्यूक्लियस है, इसका इधर है, यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से हेयर लाइक सेल्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर सेल्स कहलाते हैं ये।
अच्छा, ये हेयर्स जो होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस बन रहा होता है उस म्यूकस को ये बाहर निकालते रहते हैं ताकि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक ना हो जाए और आपका जो एयरवे है वो खाली रहे और आपकी जो एयर पैसेज है वो स्मूथ रहे, किसी भी किस्म की कोई हिंड्रेंस ना हो हवा को रेस्पिरेटरी ट्रैक से पास होने के लिए। जब आपकी सिगरेट का स्मोक पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है जी, तो जो सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ये है कि आपके जो हेयर सेल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे पहले हेयर्स वापस चले जाते हैं, मतलब हेयर्स चले जाते हैं। जब हेयर्स चले जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक है। म्यूकस नीचे ही जमा होना शुरू होता है, दैट अल्टीमेटली लीड टू स्पेसिफिक स्मोकर्स कफ। स्मोकर्स कफ क्या होता है कि एक टिपिकल कफ होती है जिसमें जब बंदा खांस रहा होता है ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे सीने में बलगम भरा हुआ है, अजीब सा ऐसा लगता है कि अब बलगम थूक करके बाहर निकालेगा, लेकिन वो बलगम निकलता नहीं है। अच्छा, पेशेंट से पूछो कि भाई ये किस किस्म की कफ है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ड्राई कफ है और मुझको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि निकल कुछ नहीं रहा। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, आप सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमको खांसी हो रही होती है और ड्राई कफ होती है तो पेनफुल बहुत होती है, ठीक है जी। आपके चेस्ट में भी दर्द हो रहा होता है, आपके गले में भी दर्द हो रहा होता है, आपको कमर की साइड पे जो लंग्स का जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है वहां पे भी बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। बट एज सून एज यू स्टार्ट एक्सक्रीटिंग आउट दी फ्लेगम यानी बलगम, जब आप निकालना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद सुकून आ जाता है, कमर का जो दर्द है वो चला जाता है, चेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता करके दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है और जो गले की खराश होती है वो तो फौरन ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब स्मोकर्स जो कफ है उसमें ऐसा लगता है जैसे भरी हुई खांसी है, यानी बिल्कुल चेस्ट के अंदर या लंग्स के अंदर या आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर पूरा बलगम भरा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही थी अभी तक? हैंड रेस करें प्लीज। ओके, तो अब बलगम भरा हुआ है, ठीक है। अब उसमें ये है कि अगर लेकिन पेशेंट बलगम निकाल नहीं पा रहा होता, ये टिपिकल स्मोकर्स कफ इसलिए आती है कि यहाँ पे जो हेयर है सेल्स का जो हेयरी प्रोजेक्शंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो आपका जो सिगरेट स्मोक है वो टारगेट करता है फिर आपके जो सिंपल एपिथेलियम है, जो कि सिंपल यानी सिंपल सिंपल एपिथेलियम है यानी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम जो है ये इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, इसको डैमेज शुरू करता है करना। इसके नतीजे में क्या होता है कि इस डैमेज के नतीजे में आपकी एपिथेलियम ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू अ मोर हार्ड रफ एंड टफ काइंड ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब क्या है, मल्टीपल लेयर्ड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इतनी बारीक होती है कि उसके अंदर सिंपल एपिथेलियम के ऊपर अगर म्यूकस भी जमा हो जाए तो आपके एयर पैसेजेस में एयर रुकना शुरू हो जाती है। जब आप खुद अंदाजा लगा लो कि सिंगल लेयर यानी वन सेल की लेयर ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू मल्टीपल लेयर्स, जैसे जैसे डैमेज होती जाएगी वैसे वैसे जो एपिथेलियम है वो थिक होती चली जाएगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खुलेगा कि बंद हो जाएगा, मजीद बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्म होती है इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये रफ एंड टफ एपिथेलियम आपको आपकी ओरल कैविटी और अपर जीआईटी में दी गई है, जहां पे आप हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक और मिर्चें और मसाला खा रहे होते हैं और ये एपिथेलियम जो है उसको बर्दाश्त कर रही होती है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही होती। तो क्योंकि आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इसी तरह से इरिटेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से इस जगह पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी यही वाली एपिथेलियम आ जाती है। अब हो क्या रहा है कि वन जो सिंपल एपिथेलियम थी, सिंपल एपिथेलियम अडल्ट टाइप से ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अडल्ट टाइप, ठीक है जी। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाप्लेसिया। एनी प्रॉब्लम? नो के लिए हैंड रेस कर दीजिए। अब शेयर स्क्रीन हो गई है तो बता दीजिए।
ओके जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि गैस्ट्रिक एपिथेलियम है। अच्छा, ये दूसरा, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल आपके पास है विटामिन ए डेफिशिएंसी मेटाप्लेजिया। विटामिन ए यूजुअली दो काम कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन ए जो है वो एक तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचा रहा होता है, यानी जो आपका जो नाइट विजन है यूजुअली वो डिपेंड कर रहा होता है विटामिन ए के इंटैक्ट होने पे। अगर जितना आपकी बॉडी में विटामिन ए मौजूद होगा उतना जो है वो आप रात के टाइम पे अच्छा देख सकेंगे। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके नतीजे में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी यू आर अनेबल टू सी इन द नाइट, अंधेरे के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो 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 विटामिन ए है वो बेसिकली आपकी एपिथेलियम का रिन्यूअल और उसकी जो हेल्दी जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अगेन विटामिन ए की डेफिशिएंसी के नतीजे में भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही मेटाप्लेजिया होता है, और वो अगेन क्या होता है कि जी सिंपल एपिथेलियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अगेन। ठीक है जी। और उसके नतीजे में ये होता है कि अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डैमेजेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, ये जो कंडीशन है नाम से जाहिर है, क्रॉनिक का मतलब है पुराना, पुरानी बीमारी को क्रॉनिक कहते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल, गैस्ट्रो मींस स्टमक, इसोफेजियल मींस ईसोफिगस, यानी आपका जो इसोफिगस यानी जो आपकी जो ओरल कैविटी से स्टमक को जोड़ती है जो ट्यूब, उसको इसोफिगस कहते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल यानी स्टमक एंड इसोफेजियल रिफ्लक्स यानी किसी भी चीज का ऊपर चढ़ना। अब अगर स्टमक में खाना गया है और वो ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है यूजुअली कि आपके स्टमक के अंदर एसिड मौजूद है। यूजुअली आपका जो इसोफेगस है इट्स नॉट प्रोन टू टेक केयर ऑफ दैट एसिड। स्टमक के अंदर उस एसिड से डील करने के लिए आपके पास बहुत थिक म्यूकस मौजूद होता है, उस वजह से कि वहां पे चूंकि वो एसिड मौजूद होता है उससे बचाव का मैकेनिज्म भी अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन इसोफेगस में उस एसिड को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। अब अगर किसी बीमारी के नतीजे में खाना खाया और खाना ऊपर चढ़ गया, अब वो जो खाना ऊपर चढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो एसिड मिक्स होके चढ़ेगा, तो वो एसिड मिक्स होके चढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो जलन के साथ चढ़ेगा। ठीक है। अब वो जो खाना जो चढ़ रहा है, वो जो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली उस जो इसोफेगस के एपिथेलियम को इरोड करता रहेगा, कंटिन्यूसली उसको जो है वो इरिटेट करता रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि इसोफेगस के अंदर मौजूद है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इनटू गैस्ट्रिक एपिथेलियम, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसोफेगस का एपिथेलियम। ठीक है जी। जो कि फिर अगेन इसोफेगस के लिए खासी तकलीफ दे सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, ये पिक्चर आप देख लो, ये आपका जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है उसकी पिक्चर है। ये आप देखें, ये जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, जो जो ड्रॉ की हुई डायग्राम है, ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। यहाँ पे अगर इसी चीज को अगर आप ओरिजिनल जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड में देखें तो ये देखिए ऐसी नजर आ रही है। सिंपल एपिथेलियम है, तमाम सेल्स बेसलाइन को टच कर रहे हैं। ये जो डार्क पिंक कलर की लेयर नजर आ रही है दिस इज दी बेसलाइन, और इसके साथ ये जितने भी डिफरेंट लेवल पे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर देखिए ये सब एक लेवल पर हैं और नीचे भी सारे जो सेल्स हैं वो बेस को टच कर रहे हैं, और ऊपर देखें यहाँ पे हेयर सेल्स मौजूद है। अब ये जो चीज है ये ट्रांसफॉर्म होती है इनटू दिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, यहाँ तक सूडो स्ट्रेटिफाइड है और यहाँ से ये पूरी जो है वो ट्रांसफॉर्म होके स्किन की तरह की अपीयरेंस आ गई है, यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में ये ट्रांसफॉर्म हो गई है। सो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई मसला हो जाता है, यानी यही चीज जब आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पे जो है वो आपके जो है वो कार्सिनोमा की डेवलपमेंट होना बहुत आसान हो जाएगा। यानी अगर यही इरिटेशन कंटिन्यूस रहती है और मुस्तकिल हो रही है, उसमें ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, कोई मास बन जाता है, तो दैट मास विल बी ऑब्वियसली अ न्यूप्लास्टिक मास होके आपका कैंसर कहलाएगा। ठीक है जी। अब यहां से आगे आज अच्छा जी,